पतंजलि का नवनिर्मित कैंपस बनकर तैयार है उच्च शिक्षा के लिए और देश के महामहिम राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं इस नवनिर्मित कैंपस परिसर के उद्घाटन के लिए। उसके साथ ही में दीक्षांत समारोह होगा। खुद यहां पर मौजूद हैं बाबा रामदेव से बात करते हैं कि आखिर नवनिर्मित कैंपस ये खास क्यों है और शिक्षा के क्षेत्र में अब बाबा रामदेव का क्या प्लान है। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है वीपी न्यूज़ पर। आपका नवनिर्मित कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि बनकर तैयार है, अब योजना क्या है? अब शिक्षा के क्षेत्र में उतरने की तैयारी? ये तो उतर तो गए थे काफ़ी पहले ही जी। अब तो इसमें हमें एक विश्व विजय का इतिहास बनाना है, माने साइंस और स्पिरिचुअलिटी का, वैदिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान का। ये एक नूतन अभियान है और जिसका उद्देश्य है कि हम अपनी वेद, दर्शन, उपनिषद, आयुर्वेद और यदि सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो हम यहाँ BMS, BNYS, योग में BMA, PhD से लेकर के व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद और जो प्राच्य विद्याओं के साथ साथ में हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी के और खास करके अनुसंधान के, क्योंकि ये पतंजलि विश्वविद्यालय का जो एक परिसर है यही अपने आप में, मतलब ये जो परिसर अभी हम देख रहे हैं पूरा, ये भी आप ऑडिटोरियम भी आप देख रहे हैं, इतना बड़ा ऑडिटोरियम बाहर से और भीतर से जब इसको कोई देखता है तो उसको ऐसा लगता है कहीं दुनिया की नई दुनिया में, किसी एक सपनों की दुनिया में पहुंच गए। और बात खाली इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, बात ये है कि जो हम यहाँ बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं वहाँ अपने आप में एक नए युग का आगाज है। और आप पूरे पतंजलि परिसर में देखेंगे हम विज्ञान के उपासक हैं, हम अनुसंधान के उपासक हैं और इस नवाचार को उपचार के भी रूप में लेकर के चल रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि ये जो हमारी प्राचीन विद्याएं हैं वो पूरे संसार का कल्याण भी इन्हीं से होगा। अभी एक कोरोना से ही पूरी दुनिया डर गई, बाकी नया स्ट्रेन भी आ गया अब तो, और उस नए स्ट्रेन को भी हम ही ठीक करेंगे। और पिछले भी जितने भी नए नए अवतार आए उन नए नए अवतारों से भी हमने ही दुनिया को बचाया। ठीक है, मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों ने भी एक अपनी भूमिका निभाई और मैं हमेशा बोलता हूँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर, सर्जरी के तौर पर मॉडर्न मेडिकल साइंस की अपनी एक भूमिका है, लेकिन योग और आयुर्वेद की भूमिका को, हमारे इस सनातन ज्ञान की परंपरा को कभी भी हल्का करके नहीं आंकना चाहिए। आप ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है एक तबका ऐसा भी है जो लगातार ये कहता रहता है कि बाबा जी ने शुरुआत की योग से, उसके बाद व्यापार के क्षेत्र में आए और अब जो है क्या शिक्षाविद बनने की तैयारी शिक्षा के क्षेत्र में? देखो जो है मुझे लोग अलग अलग नाम दें, उपाधि दें, किसी भी तरह के उस संबोधन से पुकारें, मैं स्वभाव से योगी और कर्मयोगी हूँ और मैं इतनी सी बात कहता हूँ, पतंजलि ने जिस तरह से काम किया थोड़े से लोग भी वैसा काम कर ले। ये खाली अब जैसे आप पीछे देख रहे हैं करीब आधा कैंपस है, ये काफी बड़ा कैंपस है। आधा किलोमीटर तक इसका ये पूरा विस्तार है और ये योग और कर्म योग का ही विस्तार है। लोग कहते हैं स्वामी रामदेव के पास इतनी वेल्थ है, इतनी प्रॉस्पेरिटी है, इतना बड़ा ब्रांड है। मैं कहता हूँ योग और कर्मयोग मेरा स्वभाव है, जो आप बाकी देख रहे हो ये तो उसका बाय प्रोडक्ट है। मैं यही कह रहा था कि पतंजलि की तरह यदि इस 135 करोड़ की आबादी में मात्र 1000 लोग भी काम करना शुरू कर दें तो 10 सालों में हम पूरी दुनिया को पछाड़ करके वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर, सोशल पावर, स्पिरिचुअल पावर, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर, जिसको भी हम कहते हैं कि भाई ये तो सुपर पावर है, तो वो सुपर पावर, महाशक्ति या विश्व गुरु होने की भारत में जो क्षमता है उसका रास्ता जो है वो कर्म से जाता है, पुरुषार्थ से जाता है और वो कर्म, वो पुरुषार्थ हमने करके दिखाया है योग के साथ। ग्लोबल यूनिवर्सिटी का आपने चर्चा की, ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो भारत का जो सनातन धर्म है या सनातन जो पहचान है उसमें नालंदा, तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालय हमेशा से जाने जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में बात की जाए तो टॉप जो 100 यूनिवर्सिटीज है उसमें भारत की यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं आता है। क्या वो भी कहीं जहन में है कि वाकई में ग्लोबल यूनिवर्सिटी वहां तक, उस स्तर तक पहुंच पाएगी? हाँ, अभी हम
जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी अगले साल जो इसका अगला चरण है पतंजलि विश्वविद्यालय का, और वहां से शुरू करके करीब आधा किलोमीटर तक ये विस्तार है। माने जो भी हम करते हैं हमारा उद्देश्य केवल एक ही रहता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि देश यानी दुनिया को प्रेरणा मिले। और पतंजलि प्रेरणा है एक आत्मनिर्भर भारत की, पतंजलि प्रेरणा है स्वावलंबी की, स्वाभिमान की। और देश के लोगों में जब ये शौर्य जगेगा, ये पराक्रम जगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए जॉब तो एक बहुत साधारण सी बात है। हमने कहा कि 50,000 लाख रुपए का जॉब, 10-20 लाख रुपए की पैकेज, इससे 50 लाख 1 करोड़ रुपए का पैकेज पाना विद्यार्थियों के लिए ये छोटा टारगेट है। तुम कम से कम अपने जीवन में पतंजलि ने यदि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, तो तुम भी अपने जीवन में 5 लाख नहीं 5,000 को तो रोजगार दे लो। और वो हम ऐसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और आने वाले समय में इस भूमिका में आप पतंजलि को देखोगे कि पतंजलि विश्वविद्यालय दुनिया के 100 नहीं टॉप 10 में होगा। और वो पूरे एकेडमिक नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, और इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय का खाली ज्ञान के क्षेत्र में नहीं, अनुसंधान के क्षेत्र में भी उसका बड़ा योगदान होगा। राष्ट्र निर्माण में नहीं, एक नए युग के निर्माण में, जो हमारा सपना है कि हर एक व्यक्ति योगी बने, योगमय भारत बने और योगमय विश्व बने। ये आने वाले समय में पंथ नहीं चलेंगे, अब एक नई पैथी चलेगी और उसका नाम होगा इंटीग्रेटेड पैथी। और ये जो भी मैं बार बार कहता हूँ, रिलीजियस टेररिज्म, ये मेडिकल टेररिज्म, सोशल पॉलिटिकल टेररिज्म, इकोनॉमिक टेररिज्म, ये जो अलग अलग प्रकार का जो आतंक है, उन्माद है, आतंकवाद है, इनसे भी छुटकारा तभी मिलेगा जब श्रेष्ठ नागरिक तैयार होंगे। और वो तैयार करने का काम पतंजलि कर रहा है। कई तरह के टेररिज्म का जिक्र कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको लेकर भी जो है, क्योंकि अलग अलग आपके बयानों पर विवाद भी हो जाता है, ये भी कहीं विवाद तो नहीं खड़ा कर देगा? अब देखो भाई, मैंने तो एकदम सच्ची बात कही है। और कई बार सच जो है लोगों को कुछ ज़्यादा ही चुभ जाता है। उन लोगों को जो स्वार्थी हैं, जो अपने निहित स्वार्थों के चलते दुनिया के अंदर क्रूरता फैला रहे। अब सोचिए तो सही ना, अभी अमेरिका कह रहा है कि भाई पेन किलर्स की ओवरडोज से, स्टीरॉइड्स की ओवरडोज से लाखों लोगों की मौत अमेरिका जैसे देश में हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ भाई, निसर्ग की तरफ, प्रकृति की तरफ लौटो, अपनी संस्कृति की तरफ लौटो, अपनी जड़ों से जुड़ो। तो क्या गलत कह रहा हूँ? और अब सोचो, जब किसी व्यक्ति को 10-20 लाख रुपए का बिल बना करके और डेड बॉडी के साथ वो दिया जाता है, तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये तो एक क्षेत्र की बात है। ऐसे तो ये मेडिकल टूरिज्म के साथ ये एजुकेशन में, और मैं जो बोला है सोशल एस्पेक्ट, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, रिलीजियस रूप में आप देखो पूरी दुनिया में जो है मजहब के नाम पर कितना उन्माद और आतंकवाद है। ये तबाही का मंजर, ये जिस तरह से चल रहा है, ये मानवता को बचाने वाला नहीं, ये मानवता को मटिया मेट करने वाला। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें साइंटिफिक अप्रोच तो रखनी पड़ेगी जी। अभी चुनाव भी है 5 राज्यों में, क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जो है पंजाब की बात की जाए तो दलित की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जो है लोकदल समेत, राष्ट्रीय लोकदल समेत तमाम जो है लोग सामने आ रहे हैं। तो आप चुनावों में क्या देख रहे हैं? 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, राजनीतिक तौर पर किसका पड़ रहा भारी? क्या इस समय तो योग धर्म, सेवा धर्म, आरोग्य धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, मैंने कहा ना, योग करना और कराना हमारा परम धर्म है, इसमें ज्यादा लगा हुआ हूँ। बल्कि राज धर्म में पक्ष विपक्ष के बीच में इस समय यद्यपि मैं निष्पक्ष हूँ, हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि अब दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मजलूम, गरीब, उनकी बैसाखियों पर सत्ता की सीढ़ियां लोग चढ़ना चाहते हैं। और इसमें कोई दल पीछे नहीं रहना चाहता। इसको वो लोग आजकल सोशल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। तो कांग्रेस अपने वोट बैंक को साधने में लगी है। ये वोटों के पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। अब यद्यपि पंजाब तो बीजेपी के लिए हमेशा एक सपना रहा है, लेकिन वहाँ मुकाबला कुछ त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय होने की संभावना है। उसमें कांग्रेस है, अमरिंदर सिंह जी हैं, बीजेपी है, अकाली दल है, और प्रकाश सिंह बादल साहब का एक रुतबा है। तो ये आम आदमी पार्टी भी आ गई पंजाब में। तो हाँ, ये तो 5 दिशाओं से है, और फिर कुछ निर्दलीय भी होंगे। तो ये जो मुकाबला होगा, यह अपने आप में
आने वाले 2024 की नहीं, भारत की भविष्य की राजनीति की बिसात बिछाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। यूपी एक सबसे बड़ा राज्य है, उस पर तो आपकी नज़र होगी ही, और उत्तराखंड में तो खुद हम मौजूद हैं। हाँ, यहाँ और टिपिकल है, यहाँ योगी जी और अखिलेश जी का सीधा मुकाबला है। देखो, इसमें जो बहन मायावती जी हैं वो थोड़ा कमज़ोर इसलिए पड़ गई, काफ़ी दलित वोटों को तो मोदी जी ने जो गरीब कल्याण योजना है, जो अलग अलग प्रकार के अन्न योजनाएं हैं, अलग अलग प्रकार की जो अंतिम अंत्योदय की जो भावना थी, बीजेपी के जो संस्थापक रहे, अब उनकी जो भावनाएं थी उनके रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया, तो काफ़ी दलित वोटों को अपनी ओर उन्होंने खींचा है। बहन जी से काफ़ी दलित वोट खिसक गए इधर, और जो है जो बहन जी के साथ बच गए अब दलितों के अलावा मुसलमान और ब्राह्मण और पिछड़े, अति पिछड़े। अब पिछड़ों और अति पिछड़ों को जो है कुछ बीजेपी ने, कुछ जो है अखिलेश जी ने साथ लिया है। अब बहन जी से ब्राह्मण जो है पूरी तरह से कितना अपने आप को कोरिलेट कर पाता है, वह अपने आप में एक प्रश्न बना रहता है। और मुसलमान जो है वो बहुसंख्यक, क्योंकि अखिलेश जी की तरफ जा रहा है, तो मुसलमान क्या होता है, वो हमेशा 90 और 99, कई बार तो 100% में कन्वर्ट होता है, वो 10-20% का गेम नहीं खेलता। मतलब आप कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण अखिलेश जो बना रहे हैं उसमें वो उनको सफलता मिल रही है। वो अब बहुसंख्यक मुसलमान अखिलेश जी के साथ दिखता है इस समय जो समीकरण बने हुए, उसमें ओबीसी जो है, ओवैसी जो है, ओबीसी अलग है, ओवैसी वो कुछ मुस्लिम वोटों के आधार पर अपना एक राजनीतिक वजूद यहाँ खड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ जो सीधा मुकाबला है वो अखिलेश जी और बीजेपी के बीच में है। बाकी तीसरे नंबर पर बहन मायावती जी हैं। अब बाकी कांग्रेस आपको कहीं दिख रही है क्या? प्रियंका वाड्रा तो काफी मेहनत कर रही हैं, आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप जो लगातार जो खबरों में देखते रहते हैं उस पर जो है लगातार नजर रखते हैं। खबर और असर इसमें थोड़ा अंतर है। तो वो अभी मेहनत कर रही हैं, और मेहनत का फल तो मीठा होता है, लगी रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगी। और राजनीति कभी भी तात्कालिक नहीं होती है, राजनीति दीर्घकालिक होती है। हमने बड़े बड़े सत्ताओं को बनते बिगड़ते देखा है, तो ये थोड़ा सत्ताओं के साम्राज्य का थोड़ा खेल निराला है। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, यहाँ तो आप कोशिश कर रहे हैं, वहाँ तो शायद आप भी अखिलेश जी में मिल जाए उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ आप वाले कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा मुकाबला धामी जी और हमारे हरीश रावत जी, मैंने कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो तो जो है काफी सारी घोषणा कर रहे हैं कि हम ये मुफ्त देंगे, सरकार बनेगी, जैसे दिल्ली में हमने। अरे मोदी जी ने कोरोना में 20 लाख करोड़ मुफ्त में बहुत कुछ दे दिया देश को। तो खाली मुफ्त से ही राजनीति नहीं चलती है, राजनीति के कई एंगल होते हैं। तो अब बस आज तो इतना ही मुझे लगता है, विश्लेषण काफी है। नहीं, आज आपने काफी विश्लेषण कर दिया, लेकिन बस क्योंकि अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो कई जगह खेत नजर आए तो किसान भी, उनकी भी चर्चा हो जाती है। तो किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, अभी जो है सत्र शुरू हो रहा है, पहले दिन जो है वो कानून रद्द करने वाला बिल भी आ रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं अभी हमारी मांग पूरी नहीं हुई, एमएसपी। और खुद आप जो है गाँव से जुड़े हुए हैं सालों तक। खेत इधर भी है, देखो बिल्कुल पीछे गन्ने के खेत भी हैं, नीचे जवार बाजरा गेहूं आदि जो भी लगा हुआ है। और आप जो है जिस आपका कहा जाता है बाबा जी, मैं जन्म से कृषक पुत्र हूँ, और कृषि और ऋषि संस्कृति का ये देश है। देखो, मूल किसानों की मांग थी कि 3 कृषि बल वापस होने चाहिए, अब वो मोदी जी ने मान लिया, तो मुझे लगता है अब गतिरोध खत्म होना चाहिए। अब बाकी एमएसपी और किसानों के दूसरे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर एक संवाद से समाधान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। अब हठ धर्मिता से नहीं, मुझे लगता है अब सहधर्मिता से, सहयोग से, सद्भाव से, विश्वास से। और मोदी जी तो कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। तो ये मुझे लगता है इस दिशा में बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ समाधान निकल आएगा। आपको वाकई में लगता है, बस आखिरी सवाल है चलते चलते, कि
प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हम समझाने में नाकाम रहे, वाकई में कृषि बिलों का फायदा मिलता किसान, क्योंकि आप खुद किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है किसान से जो है कई परिवार हैं। जिसको मोदी जी और पूरी सरकार नहीं समझा पाई, उसमें मैं क्यों अपना सिर फुटबॉल करवाऊं। तो ये है बाबा रामदेव, जो अपने जो यूनिवर्सिटी का नवनिर्मित कैंपस है उसकी जो तस्वीरें हमको दिखाई हैं कि किस तरह से अब योजना है ग्लोबल यूनिवर्सिटी तैयार करने की, जहां पर हजारों नहीं लाखों छात्रों को भविष्य उज्जवल किया जा सकेगा। और उसकी जो है जो मूल उसके उद्देश्य वो ये है कि एक ऑल्टरनेट, यानी कि जो एलोपैथिक के अलावा भी जो हमारा सनातन धर्म से जुड़ी हुई थेरेपीज हैं, या फिर जो इंटीग्रेटेड थेरेपी का नाम दिया है बाबा ने, तो निश्चित तौर पर उस ओर आगे बढ़ने की। और रही बात समसामयिक विषयों पर बात करने की, तो बाबा तो हमेशा से ही उन पर चर्चा भी करते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। और फिलहाल क्योंकि चर्चा जो है इस वक्त चुनावों की हो रही है, किसानों की हो रही है, लिहाजा उस पर भी बाबा ने खुलकर अपना पक्ष रखा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, हरिद्वार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।